ये कहानी है समस्तीपुर गांव में रहने वाले किसान माधव की। भीमा उसका अकलौता फर्जंद था। माधव अपने फर्जंद को बहुत प्यार करता था, लेकिन भीमा एक निकम्मा और अहमक किस्म का लड़का था। वो किसी की बात पर भी आसानी से भरोसा कर दिया करता। माधव ने काफी तलाश के बाद सिंधिया नामी लड़की को अपने फर्जंद के लिए पसंद किया और भीमा से उसकी शादी करा दी। एक दिन जब भीमा अपने घर के पास दरांती का दस्ता बना रहा था, अचानक वहां 3 भूतियां पहुंच गईं। हमारे बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। तीनों भूतियां बहुत ही अजीब थी, स्याह रंग की थी और काफी अजीब नजर आ रही थी। भीमा जो अहमक किस्म का लड़का था, उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वो भूतियों के साथ गुफ्तगू कर रहा है। उसने भूतियों से पूछा, तुम्हारे बादशाह ने मुझे क्यों बुलाया है? मैं क्यों आऊं उनके पास? भीमा ने जब जवाब दिया तो भूतियों ने सोचकर कहा, तुम दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान हो। हमारे बादशाह ने सोचा कि तुम वो काम कर सकते हो जो दूसरा इंसान नहीं कर सकता, इसलिए तुमको बुलाया है। मुझे लगता है कि तुम्हारे बादशाह को ये पता नहीं कि मेरे वालिद मुझसे ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद हैं। तुम लोग उन्हें अपने साथ ले जाओ तो वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शाम तक इंतजार करो। भीमा की बात सुनकर भूतनी ने कहा, फिर एक काम करो, कल सुबह तुम और तुम्हारे वालिद बंदरगाह के पास आ जाना। वहाँ से हम तुम्हें अपनी रियासत ले जाएंगे। और एक बात सुनो, हमारे बादशाह तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा भी देंगे। हम तुम्हारा कल सुबह इंतजार करेंगे। भूतनिया ये कहकर वापस चली गई। उस रात जब माधव घर आया तो भीमा ने उसे भूतनियों की बात बताई। बाबा, बादशाह ने हमें तलब किया है। उनके फौजी आए थे। उन्हें हमसे कोई काम है। उन्हें लगता है कि वो काम हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। बेटे की बात सुनकर माधव अपने फर्जंद के साथ सुबह सुबह समंदर के साहिल की तरफ चल पड़ा। उसे यह जानना था कि आखिर माजरा क्या है। जब वो समंदर के साहिल पर पहुंचा, माधव को वहां पर स्याह रंग की ख़वातीन नजर आईं। वो समझ चुका था कि ये तो भूत हैं। कश्ती पे सवार भूतनियों को देखकर माधव ने पूछा, ये कैसी कश्ती है? बहुत ही सस्ती और नाखिस। ये सुनकर एक भूतनी ने कहा, हमारे बादशाह के पास जो कश्तियाँ हैं, उनमें से एक है ये कश्ती, लेकिन बहुत ही तेज चलती है। अब माधव और उसका फर्जंद भीमा कश्ती पर सवार हो गए। कुछ देर बाद कश्ती एक जजीरे के पास पहुंच गई। उस जजीरे पर ना तो कोई दरख्त था और ना ही घास। पूरा जजीरा सहरा नजर आ रहा था। तीनों भूतियों ने माधव और उसके फर्जंद को अपने बादशाह के सामने ले जाकर पेश किया। अब भीमा और उसका वालिद आगे बढ़ रहे थे। भूतियां उनके साथ थीं। उनका बादशाह बहुत ही अजीब लग रहा था। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या चाहते हो तुम? माधव ने जब ये सवाल किया तो भूतों का बादशाह पहले तो उसे घूरा और फिर आंखें निकालकर उससे कहने लगा, हमारे पास एक बहुत बड़ा बर्तन है। हम उसके नीचे आग लगाने के काबिल नहीं है। तुम दोनों को उस बर्तन के नीचे आग लगानी है, वरना आपको मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पहले तुम्हें हमारा ये काम करना होगा। मुझे इंतजार रहेगा। तुम जल्द से जल्द इस काम को पूरा करो। बादशाह की बात सुनकर माधव कहने लगा, कोई बात नहीं, हम आसानी से आग लगा सकते हैं। पहले बताओ कि वो बर्तन कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। भूत उन्हें एक बड़े कमरे में ले गए। उस कमरे के बीच में 20 फीट ऊंचाई वाला बर्तन रखा हुआ था। माधव और भीमा उस बर्तन के करीब गए, लेकिन उसे देखकर भीमा हैरान हो गया और अपने वालिद से कहने लगा, बाबा, हम इन बेवकूफ भूतों के चाल में फंस गए हैं। अब क्या करेंगे? बेटे की बात सुनकर माधव कहने लगा, मेरे बेटे, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बर्तन को देखने के बाद माधव बादशाह के पास गया और फिर उनसे कहने लगा, हम बर्तन के नीचे आग लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 9 मुख्तलिफ अक़साम की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। भूतों के बादशाह ने मुतफक्किर होकर पूछा, हमारे जजीरे में घास तक नहीं उगती है। हम कैसे तुम्हारे लिए 9 अक़साम की लकड़ियां जमा करेंगे? तुम कुछ मशवरा दो। माधव ने चालाकी से कहा, हमारी रियासत में बेशुमार लकड़ी पाई जाती है। अपने भूतों को मेरे गांव भेज दो। मेरी बहू से पूछोगे
तो वो 9 किस्म की लकड़ियों का इंतजाम करेगी। अगर आपके भूत मेरे घर जाएंगे तो वो भरोसा नहीं करेगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप फौजियों के साथ अपने फर्जंदों को भी वहां भेजें। ठीक है, जब तक लकड़ियां नहीं आ जाती तुम लोग इसी कमरे में रहोगे। ये कहकर बादशाह ने माधव और उसके फर्जंद को कमरे में बंद कर दिया। भूतों के बादशाह के 2 फर्जंद दूसरी भूतियों के साथ माधव के घर पहुंचे। हम भूतों के बादशाह के फर्जंद हैं। आपके ससुर और शौहर हमारे जजीरे पर हैं। उन्होंने आम, बरगद और पीपल के दरख्त की लकड़ियों को लाने को कहा है। जल्दी से वो लकड़ियां दे दीजिए, हम यहां से वापस हो जाते हैं। आप जल्द से जल्द लकड़ियों का इंतजाम कीजिए। संध्या समझ गई कि उसका ससुर और शौहर खतरे में हैं। उसने सोचा और भूतों के बादशाह के फर्जंदों से कहा, आपको लकड़ियां चाहिए तो वो झोपड़ी के अंदर हैं। आपको जितनी चाहे ले जा सकते हो। जैसे ही बादशाह के फर्जंद झोपड़ी में दाखिल हुए, संध्या ने दरवाजा बंद कर दिया और उस पर कुफल भी डाल दिया। फिर संध्या वापिस आई और दूसरी भूतियों से कहने लगी, तुम्हारे बादशाह के दोनों फर्जंद झोपड़ी के अंदर हैं। दरवाजा गलती से बंद हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुफल नहीं खुल रहा और चाबी नहीं मिल रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तब संध्या ने कहा, सुनिए जी, मेरे ससुर और शौहर उस कुफल की चाबी के बारे में ही जानते हैं। जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे, तब तक आपके बादशाह के फर्जंद बाहर नहीं आ पाएंगे। संध्या की बात सुनकर भूतियां वहां से फौरी रवाना हो गईं और सीधे अपने जजीरे पहुंची और फिर वहां जाकर बादशाह को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर बादशाह बहुत बरहम हुआ, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अपने फर्जंदों को वापस लाने के लिए उसने माधव और उसके फर्जंद भीमा को उनके गांव रवाना करने का इंतजाम कर दिया। कमरे में से माधव और भीमा को निकाला गया। माधव ने बादशाह से कहा, हम आपका काम पूरा किए बगैर गांव नहीं जाएंगे। हमें आपसे तोहफा भी तो लेना है। हम आपका काम जरूर करेंगे। फौरन भूतों के बादशाह ने बतौर तोहफा माधव को सोने की अशरफियों से भरा घड़ा दिया। फिर माधव और उसका फर्जंद कश्ती में सवार होकर गांव की तरफ रवाना हुए। फिर बादशाह के दोनों भूत बेटे अपने जजीरे वापस लौट गए। बेटों की वापसी पर बादशाह ने चैन की सांस ली। वही संध्या ने अपने ससुर और शौहर को सारा माजरा सुनाया। माधव को अपनी बहू पर बहुत रश्क हुआ और तीनों खुशहाल रहने लगे। ये कहानी है एक बादशाह और उसके 3 होनहार बेटों की। बादशाह के तीनों बेटे हर फन में माहिर थे। बादशाह अपने तीनों बेटों से बहुत प्यार किया करता था। एक बार बादशाह सोचने लगा कि उसके बाद उसका जानशीन कौन होगा, और वो उलझन में पड़ गया। एक दिन बादशाह ने अपने तीनों बेटों को बुलवाया और उनसे कहने लगा, मेरे शहजादों, मैं ज़ईफ होता जा रहा हूँ। मुझे आराम की जरूरत है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम में से जो भी मुझे अनमोल और हैरत अंगेज चीज ला कर देगा, वही मेरा जानशीन बनेगा। ये सुनकर शहजादे खुश हुए और उन्होंने अपने वालिद की बात का असबात में जवाब दिया। दूसरे दिन तीनों शहजादे जरूरत का सामान और दरकार रकम लेकर घोड़ों पर सवार हुए। तीनों ने तय किया कि वो अब 3 महीने बाद मुलाकात करेंगे। तीनों शहजादे 3 अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। एक तवील सफर के बाद बड़ा शहजादा हकीमपुर पहुंचा। वहां उसने एक कमरा किराए पर लिया और फिर वहां की हैरत अंगेज और खास चीजों की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक शख्स को खूबसूरत कालीन फरोख्त करते हुए देखा। भाई साहब, इस कालीन की क्या खासियत है और इसकी कीमत कितनी होगी? जनाब, अगर तुम इस कालीन पर बैठोगे तो ये तुम्हें मिनटों में कहीं भी ले जा सकती है। इसकी कीमत 1000 सिक्के है। बड़े शहजादे ने कालीन के दुकानदार को 1000 सिक्के दिए और कालीन खरीद ली। इस दुनिया में इस कालीन से ज्यादा अजीब व हैरत अंगेज कुछ नहीं हो सकता। मेरे वालिद का मैं ही जानशीन हूँगा। इस तरह सोचते हुए बड़ा शहजादा घर लौटने लगा। दूसरी तरफ कुछ दिन सफर के बाद दूसरा शहजादा गौतमपुर पहुंचा। वो भी गांव में हैरत अंगेज और अजीब चीजें देखने के लिए निकल पड़ा। वहां एक शख्स अजीब आईने फरोख्त कर रहा था। भाई साहब, इस आईने की क्या खासियत है? इस पर दुकानदार ने बताया, अगर तुम बहुत दूर मुकीम शख्स के बारे में सोचोगे तो तुम उस शख्स को इस आईने में देख पाओगे। ये बहुत ही अजीब चीज है।
दूसरे शहजादे को लगा कि इस आईने से बढ़कर हैरत अंगेज और अजीब चीज कुछ नहीं हो सकती। वालिद का जानशीन बनने का सोचकर उसने 1000 सिक्कों में वो आईना खरीद लिया और घर की तरफ चल पड़ा। वो खुश था कि उसे एक अजीब और गरीब चीज मिल चुकी है। तीसरा शहजादा कई जंगल और चट्टानों को अबूर करते हुए चित्रकूट पहुंच गया। वहां उसने एक कमरा किराए पर लिया और शहर की अनोखी हैरत अंगेज चीजें देखने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक शख्स बहुत ही खूबसूरत सुनहरा कमल का फूल फरोख्त कर रहा था, लेकिन उस अनोखे कमल के फूल की सही कीमत देने वाला कोई नहीं मिल रहा था। सुनो भाई, इस कमल के फूल की खासियत क्या है? इस पर फूल फरोख्त करने वाला कहने लगा, जनाब, ये फूल कभी नहीं सूखेगा और न मुरझाएगा। जब भी कोई इसकी खुशबू सूंघेगा उसकी हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी और वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। ये बहुत ही हैरत अंगेज फूल है जनाब। फौरन शहजादे ने उस दुकानदार को 3000 सिक्के दिए और कमल का फूल खरीद लिया। तीसरे शहजादे को यकीन था कि इससे अनमोल और हैरत अंगेज चीज कोई नहीं हो सकती। ये सोचकर वो वापस लौटने लगा। तीनों शहजादे पहले से तय मुकाम पर आकर मिले और तीनों ने अपनी अपनी चीजों को लेकर बहस भी की। मेरी अच्छी तेरी अच्छी, यही बात इन तीनों में होती रही। अचानक दूसरा शहजादा कहने लगा, हमें यहाँ पर बहस नहीं करनी चाहिए। पहले मेरे आईने में देखकर बाबा का हाल मालूम करते हैं, ना जाने उनकी सेहत कैसी होगी। तीनों शहजादे अपने वालिद को याद करने लगे और आईने में देखने लगे। उन्हें वालिद की बहुत याद आ रही थी। वहां उन्हें नजर आया कि उनके वालिद बीमार पड़े हुए हैं। फिर तीनों शहजादे बड़े शहजादे की खरीदी कालीन पर बैठ गए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचते ही तीसरे शहजादे ने वक्त ज़ाया के बगैर अपने पास मौजूद सुनहरे कमल के फूल को अपने वालिद की नाक के पास ले जाकर रख दिया। उस फूल को सूंघते ही बादशाह फौरन बहाल और मुकम्मल सेहतयाब हो गए। सब हैरान थे और खुश भी, लेकिन बादशाह अब उलझन में थे कि उनका जानशीन कौन होगा। तीनों शहजादों ने जो चीजें लाई थी वो बहुत ही अनमोल, अजीब और हैरत अंगेज थी। वो तीनों चीजों का इस्तेमाल भी हो चुका था और बादशाह उससे सेहतयाब भी हो चुके थे। बादशाह को फैसला लेना मुश्किल नजर आ रहा था कि आखिर कौन सी चीज बेहतर है। तीनों चीजों ने उनकी जान बचाई थी। बादशाह मर सकते थे अगर उनके पास ये तीनों चीजें नहीं होती। आखिरकार बादशाह ने रियासत के 3 हिस्से कर दिए और तीनों शहजादों को एक एक रियासत का बादशाह बना दिया। फिर बादशाह ने अपनी बाकी जिंदगी ऊपर वाले की इबादत में गुजारी। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.